वेलकम बैक। एम आर के झा। आज हम इस सेशन में क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। पिछले सेशन में हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तक बताए हैं, लेकिन एक आपको थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजिंग मिलेगा। जैसे आप बुक पढ़ते हैं तो पहले मोमेंटम को बताता है, फिर सेकेंड लॉ को आता है, लेकिन आपके मन में कभी एक क्वेश्चन आ सकता है कि पहले मोमेंटम नहीं बताया गया, पहले न्यूटन का सेकेंड लॉ आ गया। तो आप अभी टर्म को समझेंगे तो आप खुद देखेंगे कि इजी अंडरस्टैंडिंग है कि फोर्स को हम कैसे कोऑर्डिनेशन करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ में, वो आप समझ जाएंगे इसमें। तो चलिए इस सेशन में हम आज 5 टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हम मोमेंटम समझेंगे। दूसरा टॉपिक उसके एसआई यूनिट को समझेंगे। तीसरे टॉपिक में हम फोर्स और मोमेंटम के बीच क्या रिलेशन होता है उसको एस्टैब्लिश करेंगे। फिर चौथे टॉपिक हम इम्पल्स के बारे में समझेंगे। और पांचवा जो है न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, यानी फोर्स और मोमेंटम के बीच जो रिलेशन है उसका हमारे डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, हम इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोमेंटम, जैसे हम मास समझ चुके हैं और वेलोसिटी समझ चुके हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, वो मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है और उसका मास 5 kg है। उसका मास 5 kg है और उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। तो उसके मास और उसके वेलोसिटी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा 50 kg मीटर पर सेकंड। तो यहाँ मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट बना वो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कहलाएगा, जिसको हिंदी में हम संवेग कहते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब सिंपल सा देखिए, बहुत अच्छा टर्म है कि हम मोमेंटम को नहीं समझ पाते हैं, रट भी लेते होंगे, क्योंकि न्यूटन ने इसको बहुत सिंपल टर्म में इसको बताया कि मोमेंटम का मतलब क्या होता है। मोशन तो जानते हैं, तो मोशन का जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब मोमेंटम हुआ। आप मोमेंटम को ऐसे भी समझ सकते हो कि मोशन का क्वांटिटी ऑफ मोशन मीन्स मोमेंटम। दस मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्लियर? देखिए, मोमेंटम का सिंबल ये पी देते हैं, इसको हम डिफाइन करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। सो पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। और इसको हम मोमेंटम को क्वांटिटी ऑफ मोशन करते हैं। जो क्वांटिटी ऑफ मोशन किसने डिस्क्राइब किया इसको? तो न्यूटन ने डिस्क्राइब किया था। और मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मास स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। जब भी स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट बनेगा तो वो वेक्टर होगा, याद रखना है। इसीलिए मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा टॉपिक अब यूनिट क्या होगा मोमेंटम का? तो हम यहां तो ये समझ गए कि P बराबर m इंटू बी होता है, जहां मास का यूनिट kg होता है और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है, इसीलिए kg मीटर पर सेकेंड। अगर आप ये पर नहीं देंगे तो f के पावर -1 भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे kg मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ एक क्वेश्चन को हमसे पूछ दे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मोमेंटम 1 kg मीटर पर सेकेंड है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट 1 kg का है और उसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, मीन्स उसका मोमेंटम 1 kg मीटर पर सेकेंड होगा। क्लियर? तो आप उसके मास को kg में और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके प्रोडक्ट ले आएंगे, वहीं उसका मोमेंटम kg मीटर पर सेकेंड में बन जाएगा। ठीक है, अब तीसरा टॉपिक है कि रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, कि फोर्स और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ में हम क्या समझेंगे कि फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, यानी क्वांटिटी ऑफ फोर्स। तो इफ F इज इक्वल टू m इंटू ए, अगर हम फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब इसी को आगे लिखेंगे m। अब ये जो a है, a का मतलब एक्सेलरेशन होता है, और हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन v माइनस u बाई टी होता है, जहां v का मतलब फाइनल वेलोसिटी,
u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी और t का मतलब टाइम होता है। इसलिए F इज इक्वल टू एम इंटू ए की जगह पर v माइनस यू बाई टी दे दिए। अब इसको हम इंटू कर लेते हैं, तो एम भी माइनस एम यू बाई टी। एम मतलब मास और v मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो जब सीधे मास और वेलोसिटी होगा तो सिंपली आप मोमेंटम कहोगे, लेकिन मास एंड फाइनल वेलोसिटी होगा तो इसको हम फाइनल मोमेंटम कहेंगे। मास और इनिशियल वेलोसिटी होगा तो इसको इनिशियल मोमेंटम कहेंगे। तो जब ये एम भी है तो वेयर भी फाइनल वेलोसिटी, इसका मतलब ये फाइनल मोमेंटम हो गया, माइनस इनिशियल मोमेंटम बाई टी। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम का मतलब चेंजिंग इन मोमेंटम बाई टाइम। इसीलिए हम आगे इसको F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाई टी। जिस रेट से ये मोमेंटम चेंज किया, तो चेंजिंग इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इन पर यूनिट टाइम मीन्स रेट ऑफ चेंजिंग इन मोमेंटम बराबर F। अब ये मेरा बताने का सेंस ये है कि जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो बहुत सारे न्यूमेरिकल में क्वेश्चंस में दे देता है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंजिंग इन मोमेंटम, और आप तो लग जाते हैं मोमेंटम निकालने के लिए। तो यहां पर देखिए क्या ये ध्यान रखना है कि F को रेट ऑफ चेंजिंग इन मोमेंटम करते हैं। कहीं भी किसी भी न्यूमेरिकल में अगर रेट ऑफ चेंजिंग इन मोमेंटम निकालना है, इसका मतलब फोर्स निकालना है। क्लियर? तो फोर्स में और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है कि फोर्स और रेट ऑफ चेंजिंग इन मोमेंटम हमेशा दोनों क्या इक्वल होता है। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक में समझते हैं इम्पल्स और फिर मोमेंटम के एप्लीकेशन को। अब शुरू करते हैं हम इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स का मतलब क्या हुआ? जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है, तो फोर्स वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है, बट उसमें लार्ज मोमेंटम प्रोड्यूस हो जाता है। आपने सुना होगा कि कोई आदमी कभी कहीं जा रहा है और अचानक वो कोई भी चीज से टकरा जाता है, उसका पैर जो है ना ठोकर लग जाता है किसी भी चीज में। सपोज कीजिए रोड पर ही जा रहा है, अचानक जोर से ठोकर लग गया, वो नीचे गिर गया। और इवन उस केस में कभी कभी उसका डेथ भी हो जाता है। डेथ नहीं हुआ तो वो गिर गया तो उसका सर फट जाता है। तो कितना देर तक वो ठोकर खाया था? वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। लेकिन उस वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में उसके फोर्स का इम्पैक्ट इतना ज्यादा हुआ कि उसके बॉडी में मोमेंटम जो है ना बहुत ज्यादा चेंज हो गया, इवन इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो इम्पल्सिव उसी को हम क्या कहेंगे कि द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम प्रोड्यूसिंग अ लार्ज चेंज इन द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। इसको हम इम्पल्स भी कहते हैं। इम्पल्सिव फोर्स को हम सिंपली इम्पल्स भी कहते हैं। तो वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन फिर भी टाइम तो है और उस पीरियड ऑफ टाइम में फोर्स लगा। ये जो इम्पल्स बना, इम्पल्स को इसीलिए हम कहेंगे, इम्पल्स एक नया फिजिकल क्वांटिटी बना जिसको हम डिफाइन करेंगे प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर विच द फोर्स हैज बीन एक्टेड। जितना देर तक वो फोर्स लगा, टाइम इंटरवल, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का जो प्रोडक्ट होगा उसी को हम इम्पल्स कहेंगे। सो इम्पल्स को हम फोर्स इंटू टाइम कहेंगे। इम्पल्स का सिंबल आई देते हैं, फोर्स का एफ, टाइम का टी, तो एफ टी कहेंगे। तो एफ टी जो होगा यही टोटल चेंजिंग इन मोमेंटम हो गया। तो टोटल चेंजिंग इन मोमेंटम ही क्या इम्पल्स हो गया। अब फोर्स है तो फोर्स को हम क्या लिखते हैं, एम इंटू ए इंटू टी, और ए क्या होता है v माइनस यू बाई टी। अब देखिए ये t और t कैंसिल हो गया। अगर हम t को कैंसिल कर दिए तो क्या बन गया, एम वी माइनस एम यू। इम्पल्स का ये भी फॉर्मूला, जैसे किसी क्वेश्चन में हमने आपको इम्पल्स कर दिया, आप समझ गए, फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, इम्पल्स निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए किसी क्वेश्चन में फोर्स नहीं दिया है, मास दिया है, फाइनल वेलोसिटी दिया, इनिशियल वेलोसिटी दिया, और आपको कहेगा इम्पल्स निकालो। तो आप देखिए कैसे आया, हमने डिराइव किया है। कोई जरूरी नहीं कि एफ इंटू टी हमेशा लिखना है। एफ और एफ टी को अगर हम फर्दर लेके जाते हैं तो क्या मिला, आई इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। तो आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब इसका है सेकेंड है यूनिट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का यूनिट क्या होता है?
आई बराबर एफ इंटू टी। एफ का न्यूटन लिखते हैं, टाइम का सेकेंड लिखते हैं। न्यूटन को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। एक सेकेंड कट गया, क्या बन गया, केजी मीटर पर सेकेंड। तो इम्पल्स को ही हम क्या इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं, यानी चेंजिंग इन मोमेंटम होता है वो, ठीक है। तो इम्पल्स का ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अभी आपने देखा था कुछ देर पहले कि मोमेंटम का भी ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड आया था। अब एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या रेट ऑफ चेंजिंग इन मोमेंटम, क्या इसका हमारे डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन होता है। अब जैसे क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलने के टाइम में देखते होंगे कि जब भी कोई क्रिकेटर होता है वो किसी बॉल को कैच करता है तो अपना हाथ पीछे खींचता है। अगर हम वहीं पर बॉल को कैच कर लें तो कैच छूट भी जाता है और आपके हाथ में बहुत चोट लगता है। पीछे खींचने के बाद कैच छूटने का प्रोबेबिलिटी कम है, आपको चोट भी नहीं लगता। तो आप जहां पकड़े थे वहां उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा था, और वहीं पर अगर हम हाथ रखेंगे तो वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम होगा तो स्वाभाविक है चेंजिंग इन मोमेंटम बहुत ज्यादा एक्ट करेगा ना, इंपल्सिव फोर्स ज्यादा लगेगा, क्लियर ना। तो हम क्या करते हैं, उसको हाथ को नीचे खींचते हैं, तो टाइम इंटरवल थोड़ा सा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो टाइम इंटरवल जब बढ़ता है तो चेंजिंग ऑफ मोमेंटम जो होगा वो लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम इंटरवल बढ़ जाता है, इसीलिए फोर्स का इम्पैक्ट जो होगा वो कम होता है, इसीलिए हम उसको नीचे खींचते हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और ले लीजिए कि अगर हम मान लीजिए कोई भी आदमी हार्ड फ्लोर पर गिरता है तो काफी चोट लगता है, इवन फट भी जाता है। उसी आदमी को अगर हम कुशन पर गिरा देते हैं, सैंड के हीप पर गिरा देते हैं, पुआल के ढेरी पर गिरा देते हैं तो उसको कुछ नहीं होता है। ऐसा क्यों, हार्ड सरफेस पर क्यों चोट लगता है। देखिए अगर कोई आदमी हार्ड सरफेस पर गिरा तो हार्ड सरफेस तो कंप्रेसेबल नहीं है, वो कंप्रेस नहीं होता गिरने के बाद, तो वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में उसका मोमेंटम रिड्यूस करके क्या जीरो हो जाता है, इसलिए वो हाई रेट से उसका मोमेंटम चेंज होता है इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इसलिए उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है, इंपल्सिव फोर्स ज्यादा लगता है। लेकिन अगर हम कुशन पर गिरते हैं, हीप ऑफ सैंड पर गिरते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है, धंसता है। तो धंसने के बाद कुछ शॉर्ट टाइम इंटरवल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो टाइम इंटरवल जब बढ़ेगा तो मोमेंटम उस पर क्या, जितना शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में मोमेंटम चेंज करेगा उतना ज्यादा इंपैक्ट देगा, वो इंपल्सिव फोर्स उतना ज्यादा लगाएगा। जितना लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम होगा उतना इंपल्सिव फोर्स कम लगेगा। इसीलिए हार्ड फ्लोर पर कोई गिरता है तो इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में उसका मोमेंटम रिड्यूस करता है जीरो, इसीलिए इंपल्सिव फोर्स ज्यादा लगता है। बट जब हम किसी कुशन पर जंप करते हैं, गिरते हैं, तो इन लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में उसका मोमेंटम रिड्यूस करता है, चेंज होता है, इसीलिए उसका इंपल्सिव फोर्स नेग्लिजिबल होता है और हमको चोट नहीं लगता है, क्लियर। तो हम लोग इस सेशन में अभी तक न्यूटन के सेकेंड लॉ और मोमेंटम तक समझे, फिर हम अगले सेशन में इसको फिर समझेंगे। थैंक यू।